वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जी बच्चों, टुडेज टॉपिक ऑफ द एमसीक्यू ऑन द एमएसएन। बेटा ध्यान से समझना कि आपके यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको किसी सब्जेक्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल, जब मैं ओबीजी पढ़ाता हूं तो आप सभी को ऐसा लगता है सिंपल है, क्योंकि मैंने उसको सिंपल बना दिया है। सिंपल कुछ होता नहीं है, मैंने बना दिया है। यस, मैंने सिंपल बना दिया है, इस वजह से वो सिंपल है। इसी टाइप से एमएसएन, ओबीजी। ओबीजी जबकि दुनिया में सबसे टफ होती है, क्योंकि उसमें समझने की चीजें और साथ में रटने की चीजें उतनी ज्यादा है। एमएसएन उसकी तुलना में सिंपल होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, रटने का काम नहीं है। यस, देखिए बेटा, टुडेज टॉपिक ऑन द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आप सभी के सामने अवेलेबल है। बेटा ध्यान से समझना, टुडेज टॉपिक ऑफ द एमएसएन ऑन द 40 क्वेश्चन ऑन द एमएसएन। यस, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट क्या होगा? पहला ऑप्शन ईसीजी मॉनिटरिंग, दूसरा प्रॉपर पोजिशनिंग, तीसरा सीपीआर, चौथा कैथेटराइजेशन। सुनना बेटा, एक वर्ड सुनना मेरी टाइम में। आपने कहा कि सर किसी को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, यदि आप एएलएस और बीएलएस, दो चीज होती है बेटा, याद रखना। एक का नाम होता है बेटा बीएलएस और एक का नाम होता है बेटा एएलएस। जब मैं कभी फुल कोर्स पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज सीखने को मिलेगी, सर बीएलएस और एएलएस का मतलब क्या होता है। बीएलएस का मतलब होता है बेटा बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट वहां पर दिया जाता है, जैसे किसी आप स्टेशन पे हो और एक आदमी तुरंत कोलैप्स हो रहा है, तो आपका दिमाग में एक ही चीज आएगी, यार कोलैप्स हो रहा है तो इसको बचाने के लिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन तो है नहीं। जब इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं है तो आप क्या करते हो, हैंड से सीपीआर देना स्टार्ट कर देते हो। दैट इज द बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के होता है। दूसरा होता है एएलएस। एएलएस होता है बेटा एडवांस लाइफ सपोर्ट। एडवांस लाइफ सपोर्ट इसका ही एक एडवांस रूप है, जिसके अंदर हम फिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर, साथ में आपके सामने या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का यूज करते हैं। इसका मतलब जैसे हॉस्पिटल, जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं आएगा तब तक बीएलएस का कोर्स चलेगा, और जब हॉस्पिटल में आ जाएगा तो ये वेंटिलेटर, जिन चीजों पे आ जाएगा, ये सब किस में आते हैं बेटा, आपके सामने किस में आते हैं बेटा, अर्थात किस चीज में आएंगे, एडवांस लाइफ सपोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए। वेरी गुड आफ्टरनून निधि। बेटा ध्यान से समझना कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट ऑफ द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट क्या है। पहला तो द टॉप प्रायोरिटी में एक ही ऑप्शन जाएगा, तो ईसीजी मॉनिटरिंग यदि आप करोगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, इसका मतलब वेंट्रिकुलर की जो इजेक्शन रेट है, जो फोकल रेट है, जिससे वो अर्थात क्या फेंक रहा है, सिम्टम्स फेंक रहा है। सिम्टम्स का मतलब अपने फायर कर रहा है, जितने फायर कर रहा है उसकी रेट बहुत ज्यादा है। तो टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट क्या होगा, यदि किसी को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका सीपीआर। टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट क्या होगा, सीपीआर। ईसीजी मॉनिटरिंग सेकेंडरी थिंग है, क्योंकि आपको पता है पाल्पिटेशंस आ रहे हैं तो आप पहले समझ जाओ कि उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। तो वेंट्रिकुलर यदि बहुत ज्यादा मात्रा में फायर कर रहा है तो सबसे प्रायोरिटी ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट क्या होता है, सीपीआर। अब आपको बताता हूं, बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट के अंदर दो तरह की हमारी बॉडी में एक्टिविटी होती है। एक का नाम होता है पल्स लेस एक्टिविटी, और एक आपके सामने होता है पल्स, जिसमें एक में पल्स आती है और एक में पल्स लेस, पल्स नहीं आती। जब भी मान के चलो आप किसी रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो और रेलवे स्टेशन पे जाते ही कोई पेशेंट एकदम से कोलैप्स होने की कोशिश कर रहा है, तो आपको सबसे पहले यही देखते हो, आप कैरोटिड पर सबसे मोस्ट रिलायबल पल्स कौन सी होती है, कैरोटिड। यदि कोई पेशेंट शॉक में भी गया है तो सबसे मोस्ट रिलायबल पल्स कौन सी होती है बेटा, कैरोटिड, क्योंकि ब्रेन की सप्लाई किससे जाती है बेटा, कैरोटिड आर्टरी से जाती है। तो आपके सामने क्वेश्चन कभी आ जाए कि कैरोटिड ही नहीं आ रही, मतलब ब्रेन डेड है तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। तो आपने कैरोटिड, तो दो तरह की आपके सामने दो तरह की इमरजेंसी जाती है, एक में होती है पल्स प्रेजेंट और एक में होती है पल्सलेस एक्टिविटी। पल्सलेस एक्टिविटी में तो हमेशा ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर की जरूरत होती है, लेकिन जिसमें पल्स प्रेजेंट होती है उसमें सबसे प्राइमरी काम क्या होता है बेटा, सीपीआर। क्या होता है, सीपीआर। तो टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का क्या होगा बेटा, सबसे पहला ट्रीटमेंट होगा सीपीआर, देन
हॉस्पिटल के लिए कॉल कर दो, इमरजेंसी हेल्प के लिए बुला लो, ताकि पता लगे कि पल्सलेस में यदि बदलने लगे तो फिर सीपीआर करेंगे। सर यदि मान के चलो पल्सलेस एक्टिविटी हो तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, यदि कहीं रेलवे स्टेशन पे है तो आप बेसिक लाइफ सपोर्ट दोगे, क्योंकि आपके पास एडवांस लाइफ सपोर्ट नहीं है। हालांकि रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर अवेलेबल होते हैं, सामने येलो कलर के लगे होते हैं ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर, जो कि इमरजेंसी सेवाओं में काम आते हैं। लेकिन मान के चलो कोई ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर नहीं है, तो आपको पल्सलेस एक्टिविटी में भी केवल क्या देना है बेटा, सीपीआर के राउंड लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या आता है, इन फॉलोइंग विच डिजीज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द थियामिन, कौन सी डिजीज विटामिन अर्थात कौन सी डिजीज आपके सामने थियामिन की कमी से होता है। थियामिन किसको बोलते हैं बेटा, विटामिन बी1 को। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा, बेरी। कौन सा रोग होता है साइंटिस्टों, बेरी। सर ये आपके सामने जो पेलेग्रा है वो नियासिन की कमी से होता है, विटामिन बी3 की कमी से। विटामिन बी3 जिसे आप नियासिन बोलते हो, इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है बेटा, पेलेग्रा। अगला नाम है एनीमिया, आयरन की कमी से क्या होता है बेटा, एनीमिया। क्या होता है बेटा, एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और स्कर्वी किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है बेटा, स्कर्वी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि थियामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आंसर आपका सामने क्या जाएगा बेटा, बेरी। यस, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दुनिया में कभी नहीं घबराओगे आप हमेशा। क्वेश्चन नंबर 3, मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द अपेंडिसाइटिस। सर अपेंडिसाइटिस क्या होता है, नाम से पता लग रहा है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का जो इन्फ्लामेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, आपके सामने अपेंडिसाइटिस। सर अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन के अंतर्गत आता है, इसलिए यदि किसी को अपेंडिसाइटिस का पेन होता है तो अपन उसकी अपेंडेक्टोमी कर देते हैं, अर्थात अपेंडिक्स को हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसमें मेनली सेलुलोज का पाचन होता है, लेकिन जो सेलुलोज के पाचन करने वाला जो सेलुलेज एंजाइम है वो गाय भैंसों में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। इसलिए वो लोग यदि चारा खाते हैं तो उनका चारा पचाने के लिए, क्योंकि चारे में मेनली का क्या होता है, सेलुलोज, तो उनको पचाने के लिए अपेंडिक्स काम का है, उनका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स काम का है। लेकिन हम तो कोई चारा खाते नहीं है, तो हमारे अंदर यदि किसी ने नींबू का बीज भी ले लिया या ऐसी चीजें जिसमें सेलुलोज भरपूर मात्रा में, तुमसे कह दूं कल से कि कल आपको चारा खाना है, हमारी बॉडी में सेलुलोज को पाचन करने वाला एंजाइम नहीं है, वो अपेंडिक्स वाले एरिया में जाके वो सेलुलोज वाली चीज इकट्ठी होती जाएगी और आपको बहुत ज्यादा मात्रा में एक टाइम सीवियर पेन होगा। अपेंडिसाइटिस का मतलब है अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन। सर इसका जो पेन होता है, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन का जो पेन होता है वो कौन से पॉइंट पर, अर्थात वो किया जाता है मैक बर्न पॉइंट पर। कौन से बेटा, मैक बर्ने पॉइंट पर क्या किया जाता है बेटा, आपके सामने फील किया जाता है। सर ये मैक बर्ने पॉइंट कहां पर होता है, अम्लाइकस और ये एएसआईएस एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन के 2/3 और 1/3 के कॉम्प्लिकेशन पे होता है। अम्लाइकस से तो कितना अपना 2/3 और एएसआईएस जो आगे की तरफ, ये जहां पर बेल्ट बांधते हैं, एएसआईएस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो अम्लाइकस यदि मान के चलो ये आपके सामने अम्लाइकस है और ये आपका पॉइंट है एएसआईएस, तो यहां से 2/3 और यहां से 1/3 पर जो पॉइंट है आपके सामने, इधर से 2/3 और इधर से 1/3 पर जो पॉइंट है आपके सामने, यहां पर इसे बोलते हैं बेटा मैक बर्न पॉइंट। और इस मैक बर्न पॉइंट को प्रेस करने पर जब भी अपेंडिक्स का पेन को फील करना हो तो पेशेंट को पहले लेग को फ्लेक्स करो, लेग को पेट की तरफ करो, सीधा नहीं रखना, पेट की तरफ लेग को फ्लेक्स करो और तुरंत मैक बर्न पॉइंट पर फील करोगे तो ये पर्सन उछल के पड़ेगा। इसका मतलब उसको अपेंडिसाइटिस का पेन है और इसे बोलते हैं मैक बर्न पॉइंट। क्या बोलते हैं, मैक बर्न पॉइंट, मैक बर्न पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपके सामने आता है कि यदि किसी को अपेंडिसाइटिस है तो उसका कॉम्प्लिकेशन, यदि किसी पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है और वो अपेंडेक्टोमी नहीं करा रहा, इन्फ्लामेशन बढ़ता गया, लास्ट एंड फाइनल अपेंडिक्स में क्या हो जाएगा बेटा, परफोरेशन। तो मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा बेटा, अपेंडिक्स का क्या हो जाएगा बेटा, परफोरेशन। सबसे सीवियर कंडीशन होती है। तो यदि किसी को अपेंडिसाइटिस का परफोरेशन हो जाता है, अपेंडिक्स का परफोरेशन, तुरंत सर्जरी करनी पड़ती है, वरना पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा और पेशेंट की जान जाना कन्फर्म है। सर पाइल्स क्या होता है, ये तो रेक्टम्स में हेमरोइड्स जिन्हें बोलते हैं, ये तो रेक्टम के अंदर होते हैं। तीसरा जॉइंडिस, ये तो सर लीवर के अंदर होता है। और जॉइंडिस का मतलब सीरम बिलिरुबिन का लेवल 2.5 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा हो जाना। सिरोसिस ऑफ लीवर, ये तो लीवर का कॉम्प्लिकेशन है। अपेंडिक्स का क्या होता है बेटा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है आपके सामने, परफोरेशन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। टू प्रिवेंट लीगल कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए व्हाट शुड बी डन बाय ए नर्स ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव पीरियड। सुनना बेटा,
टू प्रिवेंट लीगल इम्प्लीकेशन। सर लीगल इम्प्लीकेशन का मतलब कि आपको आपके डॉक्यूमेंट की पूर्ति करनी है। लीगल मतलब लीगली इम्प्लीकेशन, व्हाट शुड बी डन बाय ए नर्स ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव पीरियड। ऑपरेशन से पहले नर्स को क्या करना चाहिए? प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को बोलना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा। किसी से आज के जमाने में वादा करना ही नहीं है कि पेशेंट बाहर निकल के आ जाएगा। ना नर्स को करना है ना डॉक्टर को वादा करना है। समझ रहे हो मेरी बात? चाहे पेशेंट सही हो जाए उसके बाद में, उससे पहले ही आप पेशेंट को समझा दीजिए कि पेशेंट की जान जा सकती है, पेशेंट की जान जा सकती है ऑपरेशन में। हो सकता है आप पेशेंट के लंग्स खराब हो सकता है हम जनरल एनेस्थेसिया में ले, हो सकता है एनेस्थेसिया से बाहर ही नहीं आए, हो सकता है लंग्स आउट ही नहीं हो। तो क्वेश्चन क्या साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए? दूसरा, ऑब्टेन रिटन कंसेंट ले लेनी चाहिए, या प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर देनी चाहिए। कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर मतलब वर्बल नर्सिंग केयर देनी चाहिए, या आपके सामने एक्सप्लेन द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के बारे में बता देना चाहिए। फर्स्ट तो उसने बोला है कि लीगल इम्प्लीकेशन, ये तो सारे है ना, ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ये लीगल में थोड़ी आते हैं, लिखे थोड़ी जाते हैं ये चीजें। प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर, या पेशेंट के रिलेटिव को समझाना। बेटा लीगल का मतलब आपको लीगली आपको कोर्ट में दिक्कत नहीं आए, कोई दिक्कत भी हो जाए तो सबसे पहला काम नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है बेटा, कि पेशेंट की कंसेंट ले लो, एक पेशेंट से और 2 पेशेंट के रिलेटिव से साइन करा लो तुरंत कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर में कुछ भी होगा तो कोई दिक्कत है तो ऑब्टेन रिटन कॉन्सेप्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। लीगल वर्ड है, लीगल मतलब कोर्ट की तरफ से, या लीगली अर्थात इंप्लीकेशन पहला क्या होता है बेटा, रिटन कंसेंट ले लो। क्या ले लो? रिटन कंसेंट। क्वेश्चन नंबर 5, ये सबसे बड़ी चीज है। एक टाइम आपके ऐसा आएगा रिटर्न कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आएंगे कि फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। यदि रिटर्न कंसेंट ऑप्शन में है तो रिटर्न कंसेंट पहले लिखना, आंसर लगा देना आंख बंद करके। फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, फर्स्ट नर्सिंग अर्थात वर्क यही होता है कि पहले रिटर्न कंसेंट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन, ये सारे वो क्वेश्चंस है, ये सारे वो क्वेश्चंस है जब मैंने चालू किया था तभी बता दिया था, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होके आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय द साइनोसिस। सर साइनोसिस क्या होता है? सर साइनोसिस हाइपोक्सिया के अंदर देखा जाता है। हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी से ब्लू पड़ जाना। पहला, येलो कलरेशन ऑफ द स्किन, स्किन का येलो पड़ना जॉन्डिस को बताता है। दूसरा, ब्लू कलरेशन ऑफ द स्किन, ब्लू पड़ जाना किसको बताता है? साइनोसिस को। इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट का बढ़ना टेकिपनिया कहलाता है, टेकिपनिया, नॉट साइनोसिस, टेक्निया कहलाता है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का नहीं लगना, एनोरेक्जिया कहलाता है, नॉट साइनोसिस। तो साइनोसिस वर्ड का मतलब होता है बेटा ब्लू कलरेशन ऑफ द स्किन। आपको हर चीज बता रहा हूं मैं, आपको हर चीज का आंसर बता रहा हूं। तो ब्लू कलरेशन ऑफ द स्किन क्या कहलाता है बेटा? साइनोसिस। क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया इंक्लूड एक्सेप्ट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया इंक्लूड एक्सेप्ट। सब एनीमिया के सिम्टम है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट वर्ड का मतलब एक को छोड़कर। लो हीमोग्लोबिन, यस। एनीमिया में क्या हीमोग्लोबिन का लेवल लो होता है? यस। दूसरा क्या, फैटिग, फैटिग का मतलब बेटा थकान फील करती है, जिस किसी को एनीमिया होता है उसको थकान फील होता है, यस। हाइपर एक्टिविटी, बंदा तुरंत दौड़ता रहता है, एनीमिया वाला पेशेंट हाइपर एक्टिव होता है। या लैस्टिट्यूड अर्थात थोड़ा सा अर्थात शांत रहता है। तो आपके सामने कौन सा एनीमिया का मैनिफेस्टेशन नहीं है? हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी की जगह पेशेंट लेथार्जी रहता है, लेथार्जी मतलब बिल्कुल आलसी रहता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल कम है। हीमोग्लोबिन किसको ले जाने वाला है? ऑक्सीजन को ले जाने वाला है। इसका मतलब बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंच रही है। हाइपोक्सिया में तो आदमी शांत होने की कोशिश करता है। तो आंसर इज हाइपर एक्टिविटी, नॉट ए सिम्टम ऑफ द एनीमिया। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिक भी है और अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कॉज ऑफ द हाइपोवोलेमिक शॉक। सर व्हाट इज द मीन ऑफ द हाइपोवोलेमिक शॉक? अर्थात बॉडी फ्लूइड क्या हो जाना बेटा? बॉडी फ्लूइड का कम हो जाना, बॉडी फ्लूइड का लॉस हो जाना। सर ये किस किस में हो सकता है? बॉडी के फ्लूइड का या बॉडी का जो वाटर कंटेंट है उसका कम हो जाना किस किस में हो सकता है? यदि किसी को सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए, या कोई पेशेंट जल जाए बर्न के अंदर, या कोई पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए और बहुत सारा खून बह जाए, तो कौन सा हो जाता है? तीनों में कौन सा शॉक होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक। तो क्वेश्चन में आ जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हाइपोवोलेमिक शॉक, बर्न, यस। दूसरा सीवियर डिहाइड्रेशन, यस।
हेमरेज, यस। तो ऑल द कोज ऑफ द हाइपोवोलेमिक शॉक। सर हाइपोवोलेमिक शॉक में सबसे पहले क्या असेस होता है कि बच्चे जो पर्सन की पल्स रेट है वो बढ़ जाती है, मतलब टैकी कार्डिया हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, आपके सामने सबको पता है, और तीसरा बीपी कम हो जाता है। तो हाइपोवोलेमिया में पल्स रेट बढ़ जाएगी, बीपी कैसा हो जाएगा बेटा, बीपी लो हो जाएगा, साथ में रेस्पिरेटरी रेट भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ये सिम्टम होते हैं बेटा हाइपोवोलेमिक शॉक के। तो हाइपोटेंशन अर्थात बीपी कम होना किसको बताता है बेटा, हाइपोटेंशन को। आंसर इज द डी। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया। कौन सा हाइपोकैलेमिया का कोज नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया का कोज नहीं है, वोमिटिंग, दूसरा पोटेशियम वास्टिंग डायूरेटिक्स, तीसरा आपके सामने एल्डोस्टेरोन और रीनल फेलियर। कौन सा है जो हाइपोकैलेमिया का कोज नहीं है। जिस दिन आएगा ना टॉप क्वेश्चन होगा, स्टेट लेवल में सबसे पहले आएगा, फिर सेंटर लेवल के अंदर क्वेश्चन आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेंटर लेवल में, क्योंकि ये बहुत बेसिक को कवर कर रहा है। तो क्वेश्चन कभी आपके सामने हो जाए कि कौन सा हाइपोकैलेमिया का, देखो बेटा यदि किसी को वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग में हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया दोनों होते हैं, क्योंकि सोडियम पोटेशियम दोनों का लॉस होता है। तो वोमिटिंग में हाइपोकैलेमिया और हाइपो क्या होता है बेटा, नेट्रीमिया, मतलब हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम कम होना, हाइपोकैलेमिया वर्ड का मतलब पोटेशियम कम होना। दूसरा पोटेशियम वास्टिंग डायूरेटिक, यदि आप कोई फ्यूरासमाइड लगा रहे हो, बार बार लेसिक लगा रहे हो, तो लेसिक क्या काम करता है, पोटेशियम वास्टिंग डायूरेटिक्स है, तो पोटेशियम को भी क्या करता है बेटा, बाहर करता है। तो ऐसे डायूरेटिक यूज कर रहे हो जिससे पोटेशियम की लॉस होगा, तो ये भी क्या कराएगा, हाइपोकैलेमिया। उसने बोला कौन सा नहीं कराएगा, एल्डोस्टेरोन। सर एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, आप सभी को पता होना चाहिए। एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलने वाला एक हार्मोन है जिसको मिनरलोकोर्टिकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मिनरलोकोर्टिकोइड कहते हैं, कोर्टिकोइड। सर ये क्या काम करता है, ये डीसीटी पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है बेटा, डीसीटी पर वर्क करता है। और क्या काम कराता है, सोडियम का रिटेंशन करवाता है। किसका रिटेंशन, सोडियम का रिटेंशन करवाता है। सर सोडियम को रिटेंशन करेगा तो सोडियम जब एक आयन अंदर आएगा तो किडनी उसको कंपनसेट करने के लिए कौन सा आयन बाहर करेगी, अर्थात आउट करेगी, पोटेशियम। तो पोटेशियम आउट। यदि किसी को एल्डोस्टेरोन दे रहे हो आप, बार बार ज्यादा सिक्रेशन कर रहे हो, तो बॉडी में हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, सोडियम का रिटेंशन हो जाएगा, लेकिन बॉडी में दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोकैलेमिया। तो ये भी हाइपोकैलेमिया कराता है। तो सर कौन सा नहीं कराता, सर रीनल फेलियर। यदि किडनी फेल होगी तो पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा, सोडियम अंदर नहीं रुकेगा, पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा, पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा, तो बॉडी में क्या हो जाएगा बेटा, हाइपरकैलेमिया। क्या हो जाएगा, हाइपर। तो हाइपोकैलेमिया की जगह हाइपरकैलेमिया। रीनल फेलियर में क्या देखने को मिलता है आपको, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हर चीज का आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। यस क्वेश्चन नंबर, निधि सिंह वेरी राइट बेटा, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9, हर चीज को समझो, आंसर से ज्यादा आप समझोगे मेरी बात को तो मजे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, what is the primary reason for the gradual change of position of the patient after surgery। यदि एक पेशेंट की सर्जरी होके आई है तो आप बार बार पोजीशन चेंज करने का फायदा क्या है, टू प्रिवेंट सडन ड्रॉप ऑफ द बीपी का ड्रॉप रोकने के लिए, दूसरा टू प्रिवेंट मसल इंजरी। आप बार बार पोजीशन चेंज करने के लिए पेशेंट को इसलिए बोल रहे हो कि मसल की इंजरी हो जाएगी एक जगह पड़ा रहेगा, तो टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रोकने के लिए, या नन ऑफ द अबोव। क्वेश्चन सुनो, प्राइमरी रीजन बताइए किसके लिए बेटा, सर्जरी के बाद बार बार पोजीशन चेंज करने के लिए। आपको बता दूं आफ्टर सर्जरी एक मेन कॉम्प्लिकेशन होता है जिसका नाम है पोस्चुरल हाइपोटेंशन। क्या होता है बेटा, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, क्योंकि वेगस थोड़ी सी क्या करती है, स्टिमुलेट होती है सर्जरी के बाद में, तो बीपी कम होता है, बीपी फाल होता है। तो हम बार बार करवट लेने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि आप सडन ड्रॉप ऑफ द बीपी को क्या कर सकते हो, आफ्टर सर्जरी के बाद में रोक सकते हैं। तो आंसर इज द ए। आंसर क्या कहता है, सडन ड्रॉप ऑफ बीपी को रोकने के लिए आप ऐसा कर रहे हो। सर मसल इंजरी का क्या संबंध है, मसल इंजरी का संबंध हमेशा हाइपोकैलेमिया से होता है या हाइपरकैलेमिया से होता है, लेकिन जो सर्जरी के बाद में अपन पोजीशन चेंज करते हैं उसका मेन वर्क क्या होता है बेटा, पोस्चुरल हाइपोटेंशन को रोकने के लिए। सर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कोई पेशेंट की कोई लंग्स की वो थोड़ी है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में अपन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यदि इस पेशेंट को होता तो हम बोलते हैं ऑक्सीजन लगा रहे हैं, वेंटिलेटर पे ले जा रहे हैं, या मसल इंजरी होती तो हम कुछ टेस्ट कराने के लिए बोलते कि इसका इलेक्ट्रोलाइट करा के लाओ। तो अपना जो मेन एम है सर्जरी के बाद पोजीशन चेंज कराने का वो है बेटा बीपी को टूटने से रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, द साइन एंड सिम्टम ऑफ रेटाइनल डिटैचमेंट। आप मेरा हर चीज के लिए
आप जैसे मैंने क्वेश्चन हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया वाला बताया, तो आप मेरा एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ना, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट वाला चैप्टर पढ़ना जो आपके सिलेबस में है, आपको समझ में आ जाएगा। सर वोमिटिंग में हाइपोकैलेमिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया होता है। क्वेश्चन कभी आता है कि रेटाइनल डिटैचमेंट समझने के लिए, रेटाइनल डिटैचमेंट समझने के लिए आप मेरा आई वाला लेक्चर पढ़ना। कौन सा वाला? आई वाला। क्वेश्चन कहता है साइन एंड सिम्टम ऑफ द रेटाइनल डिटैचमेंट, अर्थात इंक्लूड ऑफ फॉलोइंग, सारे सिम्टम है रेटाइनल डिटैचमेंट के एक्सेप्ट। रेटाइनल डिटैचमेंट का मतलब रेटाइना को मेन कौन देती है बेटा? रेटाइना के पीछे कौन सी वाली लेयर है? आपके सामने कोरोइड, जो उसको क्या देती है? नरिशमेंट देती है, नरिश करती है। यदि गलती से कोरोइड की सप्लाई रेटाइना को बंद हो जाए तो उसको, रेटाइना से कोरोइड लेयर हट जाए तो उसको बोलते हैं रेटाइनल डिटैचमेंट। तो रेटाइनल डिटैचमेंट के क्या क्या सिम्टम है, एक को छोड़कर? सडन सीवियर पेन इन द आई, आई में सीवियर पेन होता है, नॉट पेनलेस लॉस ऑफ विजन। मेन सिम्टम होता है बेटा इसका पेनलेस लॉस ऑफ विजन। विजन भी लॉस्ट हो जाता है लेकिन पेनलेस होता है, तो ये बात इसका सिम्टम नहीं है। सडन सीवियर पेन इन द आई नहीं पाया जाता। रेटिनल डिटैचमेंट में तो पता ही नहीं चलता, एकदम से सडन लॉस ऑफ द विजन होता है और पेनलेस होता है, तो सीवियर पेन तो होता ही नहीं है। दूसरा, ए सर्टेन फॉलिंग, सर्टेन है बेटा, CER, ए सर्टेन फॉलिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ विजन। यस, एकदम से जो फील्ड विजन है, विजन का फील्ड कम हो जाता है क्योंकि रेटाइना को जो नरिश करने वाली लेयर है उसने उसका साथ छोड़ दिया है। तीसरा, लाइट फ्लैशेज इन द विजुअल फील्ड, लाइट फ्लैश आने लग जाते हैं, ऐसा लगता है धुंधला दिखने लग जाता है। फ्लोटर्स इन द फील्ड ऑफ द विजन, विजन के बीच में अलग अलग कलर की लाइट्स आने लग जाती है और धीरे धीरे लॉस ऑफ विजन हो जाता है जिसे बोलते हैं, और लास्ट में रेटिनल डिटैचमेंट में टोटल लॉस ऑफ द विजन हो जाता है। तो आंसर पेनलेस, नॉट सीवियर पेन। अच्छा क्वेश्चन है। 10वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक नर्स इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड ऑल द सिम्टम इन द जीबी सिंड्रोम एक्सेप्ट। सर जीबी सिंड्रोम क्या है? आपको डॉक्टर बनेश सर ने पढ़ाया होगा कि जीबी सिंड्रोम का मतलब है गुलियन बार सिंड्रोम। क्या नाम है बेटा? गुलियन बार सिंड्रोम। गुलियन बार सिंड्रोम जो पीएनएस में पाया जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, जिसमें ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है, ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है माइलिन शीथ के खिलाफ। किसके खिलाफ बेटा? माइलिन शीथ। और पीएनएस में माइलिन शीथ कौन बनाता है बेटा? आपके सामने कौन बनाता है? स्वान सेल। कौन बनाती है बेटा? स्वान सेल। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि जीबी सिंड्रोम, जीबी गुलेन बार सिंड्रोम के सारे सिम्टम है, सर होता क्या है? सर ये एक पीएनएस की ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर पेशेंट में अर्थात माइलिन शीथ के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। सर इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसमें असेंडिंग पैरालिसिस होता है। क्या होता है बेटा? असेंडिंग। पहले पैर हाथ उठना बंद होंगे, फिर धीरे धीरे पैरालिसिस बढ़ने लगेगा, एकदम से लोअर रेक्टम या हिप वाला हिस्सा उठना बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा धीरे धीरे। और उसके बाद में एब्डोमेन वाला हिस्सा एकदम से सेंसेशन खत्म हो जाते हैं। अपन क्या करते हैं? हैमर लेके देखते हैं कि उसके अर्थात सेंसेशन लोअर पार्ट में आ रहे हैं नहीं आ रहे। वो कह रहे सर फील ही नहीं हो रहा, मुझे तो यही नहीं पता मेरे पैर है या नहीं, क्योंकि नीचे वाला पार्ट पैरालिसिस। तो कौन सा पैरालिसिस पाया जाता है? जीबी सिंड्रोम में जो पैरालिसिस होता है उसका नाम होता है बेटा असेंडिंग पैरालिसिस। कौन सा बेटा? असेंडिंग, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। पहले पैर में आएगा, फिर हिप्स वाले हिस्से में आएगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हाथ में आएगा, फिर उसके बाद में लास्ट यदि चेस्ट पर आ जाता है पैरालिसिस तो पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है, रेस्पिरेटरी इनकॉम्प्रोमाइज, और पेशेंट मरता ही मरता है। यदि रेस्पिरेटरी तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया तो लंग्स काम करना बंद करते हैं, पेशेंट खत्म हो जाता है, कार्डियक और यहां तक आता है, तो असेंडिंग पैरालिसिस होता है। इसके साथ में धीरे धीरे रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सिया पाया जाता है। तीसरा, साथ में पेरेस्थेसिया, मतलब सुन्नपन आ जाता है, मतलब नंबनेस आ जाती है, पता ही नहीं चलता पेरेस्थेसिया। यूरिनरी रिटेंशन, बिल्कुल ब्लैडर और बाउल, यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। ब्लैडर और बाउल का क्या हो जाता है बेटा? यूरिनरी रिटेंशन, टॉयलेट, क्योंकि ब्लैडर और बाउल का कंट्रोल खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। सुन लो बेटा, गुलेन बार सिंड्रोम में ब्लैडर बाउल अर्थात फीकल मैटर कभी निकल गया पता ही नहीं चल रहा, कब निकल रहा है, क्योंकि कंट्रोल खत्म हो जाता है, ब्लैडर और बाउल का कंट्रोल अर्थात। तो मेनली ब्लैडर यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, लेकिन ब्लैडर बाउल आपके सामने यूरिनरी रिटेंशन, और साथ में क्या होता है बेटा? आपके सामने हाइपरटोनिया की जगह हाइपोटोनिया। क्या मिलता है? हाइपो, क्योंकि मसल्स का पता ही नहीं है यार, टोन ही खत्म हो गई, मसल की टोन ही खत्म हो गई। तुम ऐसे उठा के पटकोगे हाथ को, ऐसे चला जाएगा, हाथ उठ ही नहीं रहा। तो हाइपोटोनिया इज द नॉट द फीचर ऑफ द जीबी सिंड्रोम। एक्सेप्ट वर्ड आया है कि कौन सा नहीं है जीबी सिंड्रोम का, हाइपरटोनिया की जगह हाइपोटोनिया, बाकी सब होते हैं। यूरिनरी रिटेंशन भी होता है, पेरेस्थेसिया भी होता है, और रे रिफ्लेक्सिया भी पाया जाता है। तो समझ गए बेटा, गुलेन बार सिंड्रोम के बारे में काफी कुछ मैंने आपको बता दिया, काफी कुछ आपको बता दिया। यहां से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाता, ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं जाता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12,
सर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? गुलियन बार सिंड्रोम का एंटीबॉडी आती है मार्केट में IVIG के नाम से, आप मेरा लेक्चर पहले भी देख सकते हैं, उसमें भी मिलेगा। इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन लगाई जाती है 2 mg पर केजी के हिसाब से, जितना बंदे का वेट है उस हिसाब से 2 mg पर केजी पर डे के हिसाब से। बंदा 60 किलो का है, 60 दूनी 120 mg लगेगी पर डे के हिसाब से। 25-25 mg के पैकेट आते हैं तो 5 पैकेट लगा दो, IVIG इस तरह से चलता है। तो मतलब 2 mg पर केजी के हिसाब से बॉडी में इंट्रावीनस बनी बनाई एंटीबॉडी आती है बाहर से, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन लगाया जाता है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 12, द अर्लीस्ट साइन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव शॉक इज मॉनिटर्ड बाय द नर्स बाय द ऑब्जर्विंग द। तो सबसे पहला कौन सा साइन है पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद जो नर्स किसमें देखेगी बेटा? शॉक में। शॉक का पेशेंट है तो सबसे पहले नर्स को पता होना चाहिए सर क्या क्या देखने को मिलेगा। यदि सर शॉक है, यदि मान के चलो किसी पेशेंट हाइपोटेंशन में जा रहा है, शॉक में जा रहा है, तो उसका बीपी कम मिलेगा, बीपी लो मिलेगा, पल्स रेट हाई मिलेगी मतलब टैकीकार्डिया मिलेगा। इसके अलावा आपके पास में पल्स प्रेशर मेंटेन रहेगा बेटा। पल्स प्रेशर में कोई ज्यादा वो नहीं होता। पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी टेम्परेचर आपके सामने, बॉडी टेम्परेचर यस काम ठंडे पड़ने लगेंगे, हाथ पैर कोल्ड होने लगेंगे। यूरिन का आउटपुट लो होने लगेगा, यूरिन का, क्योंकि बीपी लो है, यूरिन का आउटपुट लो होने लगेगा। सर बीपी लो होने से यूरिन आउटपुट का क्या फर्क है? अरे बीपी लो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेट प्रेशर पर डिपेंड करती है। बीपी का प्रेशर कर कम तो ग्लोमर GFR कम, GFR कम तो यूरिन कम छनेगा और कम बाहर निकलेगा तो यूरिनरी आउटपुट कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन कभी आ जाए पोस्ट ऑपरेटिव शॉक में सबसे पहले फर्स्ट एब्जॉर्व क्या होता है बेटा? टैकीकार्डिया। सबसे पहले किसको देखते हैं? टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जर्व क्या करेगी बेटा? पल्स रेट। क्या ऑब्जर्व करेगी बेटा? पल्स रेट। सबसे पहले पल्स रेट, फिर ये सब ठंडे पड़ने लगेंगे तब पता लगेगा कि सीवियर शॉक में जा रहा है। लेकिन सबसे पहली चीज जो देखने को नर्स को मिलेगी वो देखने को मिलेगी बेटा, इस पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। बॉडी टेम्परेचर लो, लेट होता है, लेट काफी लेट होता है, काफी लेट होता है। बॉडी का टेम्परेचर ठंडी पड़ना, बॉडी काफी लेट होती है। यूरिनरी आउटपुट, यूरिन का आउटपुट लो होता है लेकिन 48 घंटे बाद पता लगता है। लेकिन सबसे पहली चीज क्या है आपके सामने? पल्स रेट। यस। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्या कहता है? कोलिसिस्टोग्राफी, कोलिसिस्टोग्राफी इज द परफॉर्म टू। कोलिसिस्टोग्राफी किस पर परफॉर्म की जाती है? सर नाम से ही पता लग रहा है, कोलिसिस्टो वर्ड किसके लिए आता है? गोल ब्लैडर। किसके लिए आता है? गोल ब्लैडर। किसके लिए आता है बेटा? गोल ब्लैडर के लिए। कोलिसिस्टोग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है अर्थात विजुलाइज करना, या कोलिसिस्टोग्राफी आपके सामने विजुलाइज मतलब ग्राफ के रिप्रेजेंट करना, सोनोग्राफी टाइप। तो कोलिसिस्टोग्राफी इज परफॉर्म टू डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन टू द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में ऑब्स्ट्रक्शन है उसको देखने के लिए, या डायग्नोसिस स्टोन इन द गोल ब्लैडर। मैंने पहले बोल दिया कोलिसिस्टो वर्ड गोल ब्लैडर के लिए आता है। गोल ब्लैडर में स्टोन को पता करने के लिए, गोल ब्लैडर में स्टोन को डायग्नोस करने के लिए, गोल ब्लैडर में स्टोन को पता करने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा? कोलिसिस्टोग्राफी। डिटेक्ट कंडीशन टू द स्टोमक, स्टोमक की कंडीशन। देखो बेटा स्टोमक की कंडीशन देखनी है आपके पास, बेरियम इनीमा, बेरियम मील, बेरियम स्वेलो, बहुत सारी चीज है। बेरियम स्वेलो करके देख लो। यदि आपको स्टोमक देना है, ड्यूडेनम देखना है तो बेरियम स्वेलो से देख लो, या आपको इंटेस्टाइन का कोई पार्ट देखना है तो बेरियम मील से देख लो, और आपको रेक्टम वाला पार्ट देखना है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट देखना है तो बेरियम इनीमा से देख लो। बेरियम स्वेलो, बेरियम देखो बेटा यहां से लेकर स्टोमक तक का पार्ट देखना है आपको तो बेरियम स्वेलो करते हैं। ये एक्सरे है, एक्सरे है जिसमें डाई पिला के एक्सरे किया जाता है। बेरियम स्वेलो, बेरियम मील और बेरियम इनीमा, तीनों की तीनों एक्सरे के प्रकार है। सोचना कभी सोनोग्राफी मत सोचना, एक्सरे। तो यदि स्टोमक तक का पार्ट करना है आपको तो आपके सामने ओरल से लेके स्टोमक तक का करना, बेरियम क्या करो? स्वेलो, बेरियम स्वेलो। उसके बाद में जैसे ईसोफेगस का करना है तो बेरियम स्वेलो करो, स्टोमक का करना है तो बेरियम स्वेलो करो। उसके बाद बेरियम स्वेलो के बाद आपके पास यदि आपको इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई पार्ट देखनी है तो बेरियम मील करो। और उसके बाद में यदि आपको बेरियम, यदि आपको लार्ज इंटेस्टाइन के किसी पार्ट में एबनॉर्मलिटी देखनी है या कोई भी दिक्कत देखनी है, पाइल्स देखने, कुछ भी देखना है तो आप क्या करो बेटा? बेरियम क्या करो बेटा? या डाइवर्टिकुला देखना है लार्ज इंटेस्टाइन में तो आप बेरियम इनीमा करो। बेरियम इनीमा लोअर पार्ट से होता है, लोअर पार्ट मतलब एनएस के थ्रू होता है, बाकी ये ओरल थ्रू होते हैं। बेरियम मील और बेरियम स्वेलो दोनों ओरल के थ्रू होता है। यस। तो क्वेश्चन
तो बेरियम इनीमा में डाई कहां से डाली जाती है? एनस से, जबकि स्वेलो और इसमें पिलाई जाती है, जो किससे पिलाई जाती है? ओरली। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि डिटेक्ट कंडीशन ऑफ द स्टोमक की कंडीशन है तो बेरियम स्वेलो कर लो ना, तो ड्यूडेनम के बेरियम मिल कर लो ना, लेकिन गोल ब्लैडर में स्टोन देखनी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? कोलिसिस्टोग्राफी। हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फास्टिंग ब्लड शुगर क्या बताती है? अरे फास्टिंग ब्लड शुगर क्या बताएगी? शुगर बताएगी या ग्लूकोज बताएगी ब्लड में कितनी है? फास्टिंग ब्लड शुगर पहला ऑप्शन, अमाउंट ऑफ इंसुलिन ब्लड में नहीं, फास्टिंग ब्लड शुगर केवल यह बताती है कि ब्लड में शुगर ग्लूकोज कितनी है। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, यस, सीधा पता होना चाहिए कि फास्टिंग ब्लड शुगर किसको बताती है बेटा? अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। इंसुलिन का लेवल थोड़ी बता सकती है। तीसरा, ये बता सकती है शुगर ज्यादा है तो इंसुलिन कम सिक्रेट हो रहा है, लेकिन अमाउंट ऑफ इंसुलिन कितना सिक्रेट हो रहा है ये कोई फास्टिंग ब्लड शुगर नहीं बताती, ये केवल अमाउंट बताती है ग्लूकोज में। कोर्स ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज का कोर्स बताती है नहीं, या डायबिटीज का कोर्स मतलब डायबिटीज कौन से टाइप का है, क्या है, किस तरह का, या ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज, डायबिटीज का ट्रीटमेंट थोड़ी है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट तो मेडिसिन है, आपके सामने इंसुलिन है, लेकिन डायबिटिक फास्टिंग ब्लड शुगर केवल क्या बताती है? अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? वोमिटिंग इन ब्लड, वोमिटिंग, ब्लड में वोमिटिंग किस नाम से जानी जाती है? ब्लड में वोमिटिंग क्या कहलाती है? एपिटेक्सिस नॉट, एपिटेक्सिस नेजल ब्लीडिंग को बोलते हैं, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज नोज पिकिंग होता है, नोज पिकिंग। तो वोमिटिंग ऑफ ब्लड किस नाम से कहलाता है? एपिटेक्सिस नॉट। हेमेप्टाइसिस का मतलब होता है ब्लड इन कफ, ब्लड इन अर्थात कफ। यदि किसी को खांसी के साथ में, या कफ का मतलब एक वर्ड में स्पुटम, यदि स्पुटम में किसी को ब्लड आ रहा है तो उसको बोलेंगे हेमेप्टाइसिस। तो हेमेटिमेसिस क्या होता है? यस, वॉमिटिंग इन ब्लड क्या कहलाता है? हिमेट वर्ड ब्लड के लिए आता है, इमेसिस मतलब उल्टी में, तो यदि उल्टी में खून आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? हेमेप्टाइसिस। हिमोथोरेक्स मतलब आपके लंग्स वाले पार्ट में ब्लड क्या कहलाता है बेटा? हिमोथोरेक्स। तो आंसर में क्या आता है? हेमेटिमेसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो और सोचो। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक पेशेंट इज शेड्यूल फॉर ए आईवीपी। सर आईवीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रावीनस पाइलोग्राम, इंट्रावीनस पाइलोग्राम। सुनना बेटा, इंट्रावीनस पाइलोग्राम आपके सामने आईवीपी। आईवीपी ज्यादातर हम रीनल डिजीजेज के अंदर करते हैं। क्वेश्चन सुनना बेटा आपके सामने, यूजिंग ए रेशो ओपेक डाई। आप सभी को पता है कि जब भी हम आईवीपी करते हैं तो पर्सन को डाई लगाते हैं, और डाई मेनली डाई किसकी होती है? आजकल जो काम होती है वो ऐसी डाई होती है जो रेडियो एक्टिव होती है और बॉडी के किसी भी फ्लूइड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करती, मतलब इनएक्टिव होती है या इनर्ट होती है। और आजकल जो डाई मैक्सिमम काम में लेते हैं वो आयोडीन डाई होती है। क्या होती है बेटा? आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन डाई होती है। तो एक पेशेंट को आईवीपी के लिए शेड्यूल किया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज द मोस्ट क्रिटिकल बिफोर द प्रोसीजर? से पहले क्या पता कर लेना है? हिस्ट्री ऑफ इनटेक एंड आउटपुट, कि आपने क्या खाया है, क्या पिया है, या कितना आपने आज सुबह से खाया है, कितना आपने यूरिन के थ्रू निकाला है, इनपुट आउटपुट पता कर ले, या मेजरमेंट ऑफ द बेसलाइन पेरिफेरल परसलेट की बेसलाइन पता कर ले, या मेजरमेंट ऑफ द हाइट एंड वेट पता कर ले पेशेंट का, या हिस्ट्री ऑफ द एलर्जी ऑफ आयोडीन। बेस्ट आंसर, क्योंकि मोस्ट अर्थात जो आईवीपी में जो काम आ रही है वो है रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो पहले पता कर लो उसको आयोडीन से कोई एलर्जी तो है या नहीं है। तो आंसर इज द हिस्ट्री ऑफ द एलर्जी ऑफ द आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं यदि आपको पता हो तो। इन विच सर्जरी, किस सर्जरी में, सर्जरी का टाइप पूछा है कि सर्जरी का नाम पूछा है आपके सामने और उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। इन विच सर्जरी, किस सर्जरी में पार्ट ऑफ स्टोमक इज रिमूव एंड रिमेनिंग पोर्शन इज एनास्टोमाइज्ड टू द डुडेनम। आप सभी को पता है ओरल कैविटी, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस, ईसोफेगस किस में खुल रहा है? स्टोमक में। और स्टोमक किस में खुल रहा है बेटा? डुडेनम में। किस में खुल रहा है? डुडेनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसका पहला पार्ट है डुडेनम। तो अब क्वेश्चन आता है आपके सामने, आप सभी को पता है यदि मान के चलो स्टोमक को रिमूव किया तो लोअर पार्ट किसका बच गया? ईसोफेगस का, और इधर किसका? डुडेनम का। तो ईसोफेगस और डुडेनम को डायरेक्ट क्या कर दिया जाएगा? कनेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसी सर्जरी का नाम पूछा है जिसमें स्टोमक को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट को किसके साथ एनास्टोमाइज कर दिया जाएगा बेटा? आपके सामने डुडेनम। तो नाम से ही पता लग रहा है गैस्ट्रो, गैस्ट्रो पार्ट को, स्टोमक को हटा दिया तो गैस्ट्रो को
किससे जोड़ रहे हो आप? ड्यूडेनम से। तो आंसर में आएगा गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। दो चीज को एनास्टोमाइज करना है, यदि दो चीज को जोड़ना है तो वर्ड क्या लिया जाएगा बेटा? स्टोमी। और किसी चीज को हटा दिया जाए तो उसको बोलते हैं बेटा एक्टोमी। क्या बोलते हैं? एक्टोमी। तो यहां पर दो चीज को एनास्टोमाइज मतलब बाइंड करना, एनास्टोमाइज मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ना। तो जोड़ने किस किस को जोड़ा है? गैस्ट्रो को ड्यूडेनम से जोड़ा है। सर यदि जेजुनम होता तो आंसर जाता गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी। इसका मतलब ड्यूडेनम भी हटा देते, ड्यूडेनम भी हटा देते तो आंसर क्या जाता? ए। लेकिन उसने बोला ड्यूडेनम से जोड़ना है तो आंसर क्या जाएगा? गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। लेकिन ये प्रोसीजर क्या हुआ है? प्रोसीजर का यदि इन विच सर्जरी, किस सर्जरी में? पार्ट ऑफ द स्टोमक, स्टोमक को हटाना क्या कहलाता है बेटा? गैस्ट्रेक्टोमी। लेकिन उसने तो ये पूछा है कि दोनों पार्ट को जोड़ना क्या कहलाता है? आंसर में गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। सर एक ऑप्शन था 17 में लास्ट में, एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन। ये अलग चीज है जिसके अंदर म्यूकोसा की लेयर को हटाया जाता है एंडोस्कोप की सहायता से। ये अलग चीज है, ये मेनली म्यूकोजल रिसेक्शन अलग चीज है। यदि किसी के म्यूकोजा में अल्सर हो जाए या किसी तरह के तब करते हैं, लेकिन इस सर्जरी का नाम है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है शोक विच इज रिजल्टिंग फ्रॉम सीवियर एलर्जी। ऐसा कौन सा शोक है जो एलर्जी की वजह से होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव शोक, दूसरा सेप्टिक शोक, सेप्टिक शोक बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शोक आपके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। तीसरा एनाफाइलेक्टिक शोक एलर्जी की वजह से होता है। यदि किसी ने पेनिसिलिन से एलर्जी हो, किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी हो, किसी को पता लगे कि कोल्ड से एलर्जी हो। अभी आपको कह दूं मैं कि आप फूलों वाले जगह पे चल जाओ और आपको पता लगा आपको फूलों की एलर्जी है, तो आपकी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा मात्रा में रेडनेस हो जाएगी, इचिंग करेगी। और आप यदि सीवियर एलर्जी हो तो आप किस में चले जाएंगे बेटा? एनाफाइलेक्टिक शोक में, जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा? एड्रेनलिन। क्या होती है बेटा? एड्रेनलिन। क्या होती है बेटा? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को और किस नाम से बोलते हैं? एड्रेनलिन को किस नाम से बोलते हैं भाई? एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, इनको एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। तो एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन, नोर एड्रेनलिन को नोर एपिनेफ्रिन। तो ये कौन सा शोक हो गया बेटा? एनाफाइलेक्टिक शोक, जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनलिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज मेजर्ड विद ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। किस अर्थात इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अर्थात इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मापा जाता है? आईओपी को, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को किससे मापा जाता है? ओक्यूलोमीटर, ये आई को देखने के लिए होता है। दूसरा पेरीमीटर, नॉट पेरीमीटर विजुअल फील्ड को देखने के लिए होता है कि कितनी दूर तक, यदि मैं यहां खड़ा हूं और मैं यहां तक की चीज देख पा रहा हूं कि मेरा हाथ यहां पे है, दैट इज कॉल्ड द माई, अर्थात क्या कहलाएगा बेटा? पेरीमीटर से, या मेरी पेरियोमेट्री है। तीसरा टोनोमीटर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर। और चौथा मैनोमीटर। मैनोमीटर प्रेशर के लिए होता है बेटा। किसके लिए होता है? मैनोमीटर प्रेशर मापने के लिए होता है। तो आपके सामने जैसे ब्लड प्रेशर मापने वाला क्या कहलाता है? स्पिग्नोमेनोमीटर। मैनो वर्ड प्रेशर के लिए आता है। तो आपके सामने इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मापने वाला निधि कौन सा है बेटा? बता। इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट को किस नाम से बोलते हैं? आईओपी को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट को किस नाम से बोलते हैं? देखो भाई, यहां पर ये पर्सन की आई है, ये पर्सन की आई है, और ये इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है जिससे अपन इंट्राओक्यूलर प्रेशर माप रहे हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बेटा टोनोमीटर। क्या नाम है? टोनोमीटर। क्या नाम है? आईओपी को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है बेटा? टोनोमीटर। तो आंसर इज द सी। आंसर इज द सी। क्या कहलाता है बेटा? टोनोमीटर। टोनोमीटर क्या है? इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है। कोई बात नहीं, तुम यहां गलत दोगे वहां सही दोगे, समझ रहे हो बेटा? तो आपके सामने टोनोमीटर, भरोसा करो आपको बहुत अच्छी रैंक दिलाएंगे। आपने 1 महीने में तैयारी किया, आप लोग बहुत अच्छी रैंक लाओगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इन थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस। सुनना बेटा, ये क्या चीज है? थ्रोम्बो एंजाइटिस ओब्लिटरेंस। तो कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिवेंटिव फैक्टर है या एक तरह से रिस्क फैक्टर है जिसको रोकने की वजह से इस डिजीज का रुक जाएगा या होना रुक जाएगा? इस डिजीज का नाम है बेटा बर्जर्स डिजीज। क्या नाम है बेटा? बर्जर्स डिजीज। सर ये क्या होती है? बर्जर्स डिजीज होती क्या है? सर बर्जर्स डिजीज क्या होती है? इसका दूसरा नाम है TAO। इसका सेकंड नाम क्या है? TAO। सर TAO का पूरा नाम क्या है? थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस। क्या नाम है बेटा? थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बर्जर डिजीज का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस। सर इस डिजीज में क्या होता है? इसमें मेनली कौन सी? मेनली इंटरमीडिएट, मेनली मतलब मीडियम साइज, इंटरमीडिएट मतलब मीडियम साइज, इंटरमीडिएट एंड स्मॉल साइज
स्मॉल साइज आर्टरी एंड वेन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है बेटा हाथ या पैर। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है ये हमारी जो पेरिफेरल, हाथ या पैर। एक्सट्रीमिटीज अर्थात वेन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज क्या हो जाती है बेटा, एक्सट्रीमिटीज अफेक्ट होती है। सर कैसे अफेक्ट होती है, सर कैसे अफेक्ट होती है, मान के चलो मेरी हाथ है, मेरी हाथ की आर्टरी को छोटी छोटी आर्टरियां सप्लाई कर रही है, छोटी छोटी आर्टरियां, रेडियल आर्टरी, छोटी छोटी आर्टरी, यहां पर तो मेटाकार्पल आर्टरी, छोटी छोटी आर्टरियां। पता लगा एक छोटी सी आर्टरी के बीच में, इस छोटी सी आर्टरी के बीच में स्वेलिंग हो गई। क्या हो गई, स्वेलिंग। तो मेनली क्या हुआ इसमें, स्वेलिंग ऑफ वेसल्स, स्वेलिंग हो गई, स्वेलिंग ऑफ वेसल्स। वेसल्स की स्वेलिंग हो गई तो ब्लड वहां पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो स्टॉप सुनना बेटा, वेसल्स की ब्लीडिंग आपके सामने होगी तो क्या होगा बेटा, स्टॉप ब्लड फ्लो। इसकी वजह से क्या होगा, स्टॉप फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड एक जगह रुक जाएगा, और ब्लड एक जगह रुक जाएगा तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा, बीच में थ्रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थ्रोम्बस। इसलिए इसका नाम है थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस। ओब्लिटरेंस का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। थ्रोम्बोफ्लूइड पहली बात मीडियम और स्मॉल साइज वाले में होता है, लार्ज साइज में नहीं होता। लार्ज साइज आरोटा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसको बर्जर डिजीज नहीं बोलोगे। ज्यादातर ये हथेली या पैर की छोटी छोटी आर्टरियों में होता है। जैसे मान के चलो यहाँ ब्लॉक हो गई तो मेरे यहाँ की सप्लाई नहीं जा रही, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो ये टिश्यू मरने लग जाएगा, ये टिश्यू नेक्रोसिस। तो डॉक्टर के पास कैसे आएगा पेशेंट, इसकी कोई जांच नहीं होती, इसकी कोई जांच नहीं होती, सिम्टम से पता लगता है। पेशेंट आएगा बोलेगा सर ये पहले है ना ऐसा था लेकिन अब धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है, ये उंगली का ये पार्ट काला पड़ता जा रहा है, ब्लैक होता जा रहा है। हम समझ जाएंगे कि छोटी आर्टरी के बीच में कोई थ्रोम्बस आ गया। और आपको सर पता किससे चलेगा, इको से। इको कराने पे ही पता चलेगा कि वास्तव में, इकोकार्डियोग्राफी में ही पता चलेगा, इको कराने पर कि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया। सर क्यों हुआ, क्योंकि स्वेलिंग हो गई वेसल्स की, तो स्टॉप हो गया ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से थ्रोम्बस बन गया। थ्रोम्बस बन गया तो क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, आगे की तरफ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ये कभी कभी गैंग्रीन में भी चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है साइंटिस्टों, गैंग्रीन में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, गैंग्रीन में। मतलब कि टिश्यू मरने लग जाएगा, खत्म होने लग जाएगा। इसे बोलते हैं अपन इसको किस नाम से बोलते हैं बेटा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ओब्लिटरेंस के नाम से बोलते हैं। क्योंकि स्वेलिंग होगी, ब्लड फ्लो रुक गया। ज्यादातर ये स्मॉल साइज ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, छोटी और मीडियम साइज वाली ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, और मेनली एक्सट्रीमिटीज हाथ और पैर में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, सुनना बेटा। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इन द थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस। तो सर इसका मोस्ट रिस्क फैक्टर क्या होता है, इसका मोस्ट रिस्क फैक्टर होता है बेटा स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको सबसे ज्यादा आपके सामने क्या देखने को मिलती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंजाइटिस। तो ध्यान से सुनना, आपके सामने क्वेश्चन कभी आ जाए कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर बताइए जिसको रोकने की वजह से ये डिजीज के प्रोग्रेस को रोका जा सकता है। आंसर में स्मोकिंग सेसेशन। स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज मिला है। यदि कोई पर्सन स्मोकिंग बंद कर देगा तो ये वाली डिजीज होना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने तो आपको सारा चीज बता दिया। इससे बाहर कोई चला जाए तो मैं कह दूंगा कि कभी नाम तक बदल देना, क्योंकि क्वेश्चन इतना ही पूछेगा बर्जर्स डिजीज का दूसरा नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम्स में, ये कौन सी वाली वेसल्स को अफेक्ट करती है, स्मॉल और मीडियम साइज, लार्ज साइज को कभी भी अफेक्ट नहीं करती। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर आपके सामने स्मोकिंग। सर जांच का नाम इकोकार्डियोग्राफी। आपके सामने ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो गैंग्रीन में, सीवियर कंडीशन में ये गैंग्रीन में भी बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन है। सर डंपिंग सिंड्रोम किसमें देखा जाता है, कोलेक्टोटोमी में, सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी में। यस, जब गैस्ट्रेक्टोमी करते तो एकदम से, अर्थात गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं तो एकदम से क्या हो जाता है बेटा, स्वेटिंग, ये सारी चीज। तो डंपिंग सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन है, याद रखना। यदि किसी को सबटोटल मतलब आधी गैस्ट्रेक्टोमी कर दे, किसी को स्टमक का थोड़ा पार्ट हटा दे और थोड़ा पार्ट छोड़ दे, तो इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा, डंपिंग सिंड्रोम। तो याद रखना, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी का अर्थात कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, डंपिंग सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस। ऑर्थो वाला पार्ट देखना मेरा, ऑर्थो वाले पार्ट में मैंने बताया आपको कि डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर किस नाम से। ये मेरा हाथ है, मेरे अंगूठे की तरफ जो बोन है उसका नाम है रेडियस, और जो मेरे इधर की तरफ बोन है उसका नाम है अल्ना। तो रेडियस का यहां से फ्रैक्चर, डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर क्या कहलाता है बेटा, कोलेज फ्रैक्चर। क्या कहलाता है बेटा, कोलेज फ्रैक्चर। कौन सा, कोलेज फ्रैक्चर। उस वाले को देखना, मैंने सारे डायग्राम से सब बता रखा है, मोन्टेजिया, गैलेजी और हुमे फ्रैक्चर सब बता रखा है, लेकिन हुमे फ्रैक्चर तो कुछ होता ही नहीं है, मेन कोलेज फ्रैक्चर। क्या चीज है, कोलेज।
क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है, यदि ये क्वेश्चन भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी एमएसएन बहुत कमजोर है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का कौन सा सिम्टम नहीं है? ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन। यदि टॉयलेट में ग्लूकोज आ रहा है, चीटी लग रही है, इसका मतलब ग्लाइकोसूरिया है। दूसरा पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया का मतलब बार बार भूख लगना, बार बार भूख लगना, भूख लगना क्या कहलाता है बेटा? पॉलीफेजिया, बार बार खाना। तीसरा हाइपरग्लाइसेमिया अर्थात हाई ग्लूकोज इन ब्लड, हाई ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड में ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होना क्या कहलाता है बेटा? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया मतलब हाई सोडियम इन ब्लड, हाई सोडियम इन ब्लड, ये क्या कहलाता है? हाइपरनेट्रीमिया। क्या कहलाता है बेटा? हाइपरनेट्रीमिया। तो क्वेश्चन आपसे कभी कोई पूछ ले कि कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है डायबिटीज मेलाइटस का, तो आप सभी को पता है ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंट होता है, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना सिम्टम होता है। और आप डायबिटीज का मतलब यही होता है कि इंसुलिन की कमी हो गई और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया। आंसर हाइपरनेट्रीमिया नहीं पाया जाता है, ये इसका सिम्टम नहीं है। किसका बेटा? डायबिटीज का। यस, वेरी गुड निधि। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्प्लेनेक्टोमी। यदि किसी को स्प्लेनेक्टोमी कर दी, स्प्लीन को बाहर निकाल के फेंक दिया, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और मान के चलो स्प्लीन में किसी गाड़ी का हैंडल घुस गया, कि स्प्लीन में गाड़ी का हैंडल से स्प्लीन रप्चर हो गई और डॉक्टर ने बोला कि स्प्लीन को अभी बाहर निकालना है। या मान के चलो किसी के स्प्लीन में एब्सेस हो गए, पस पड़ गया, डॉक्टर ने कहा कि अभी स्प्लेनेक्टोमी करनी है, तो इसका एक कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि स्प्लीन किसके पास में? पैनक्रियाज के, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? पैनक्रियाज का इन्फेक्शन साथ में हो जाता है, इसे बोलते हैं पैनक्रियाटाइटिस। तो क्वेश्चन याद रखना, स्प्लेनेक्टोमी का सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि कोलिसिस्टिक गॉल ब्लैडर राइट साइड में, दूर है यार, ये पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में और जस्ट स्प्लीन के पास में, तो पैनक्रियाटाइटिस। अपेंडिसाइटिस राइट में है भाई, राइट में अपेंडिक्स। और गैस्ट्राइटिस तो सबसे मोस्ट कॉमन देखा गया है, क्योंकि पैनक्रियाज की टेल उसके पास में होती है, इस वजह से पैनक्रियाटाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। यस। क्वेश्चन नंबर 25, Which of the following drug is withheld if the patient's pulse is the less than 60? कौन सी ड्रग नहीं देनी है यदि पेशेंट की पल्स रेट 60 से कम है, 60 पर मिनट से कम है? डिजोक्सिन, डोपामिन, डोब्यूटामिन, फेनेटोइन। सुनो बेटा, एक बात सुनो, आप सभी पहले समझो, डिजोक्सिन क्या है, डोपामिन क्या है? डोपामिन और डोब्यूटामाइन ये तो आइनोट्रोपिक्स है, वैसे ही पल्स रेट बढ़ाने के लिए देते हैं या बीपी बढ़ाने के लिए, ये दोनों तो देंगे। कौन सी ड्रग विद हेल्ड मतलब अर्थात इफ द पेशेंट्स पल्स लेस देन 60, विद हेल्ड मतलब रोक दी जाती है, स्टॉप, विद हेल्ड का मतलब रोक दो। कौन सी ड्रग को रोक दो यदि पेशेंट की अर्थात पल्स कितने से कम है? 60 पर मिनट से कम है। सर डिजोक्सिन, डोपामिन, डोब्यूटामिन, फेनिटोइन। फेनिटोइन एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो सीजर को कम करने के काम आती है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, हार्ट रेट से कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। डोब्यूटामाइन और डोपामिन दोनों की दोनों आइनोट्रोप्स है, और आइनोट्रोप्स वो ड्रग्स होती है जो बीपी को बढ़ाती है, पल्स रेट को बढ़ाती है, तो ये ड्रग तो अपन देते हैं उल्टी, डोब्यूटामिन, डोब्यूटामाइन। सर डिजोक्सिन कभी नहीं देते। डिजोक्सिन क्यों नहीं देते? अब सुनना बेटा, डिजोक्सिन, डिजोक्सिन आपने नाम सुना होगा। डिजोक्सिन क्या है? डिजोक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है डिजोक्सिन। आप सभी को बता दें ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड में कन्वर्ट होता है, इसको डिजोक्सिन को अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। सर दूसरी बात, सर डिजोक्सिन काम कैसे करता है? डिजोक्सिन एक ड्रग होती है जो सोडियम पोटेशियम पंप, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है, एटीपेज पंप होता है, इसको इनिबिट करती है। क्या करती है बेटा? इनिबिट करती है। क्या करती है बेटा? इनिबिट। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को क्या करते हैं? इनिबिट। सर इसको इनिबिट तो सोडियम अंदर नहीं जाएगा, तो इसकी जगह कौन? कैल्शियम जो होता है अंदर जाता है, इन्फ्लेक्स होता है। कैल्शियम जब अंदर जाता है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, इसका मतलब ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। तो जब भी कभी हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है, हार्ट फेलियर, कार्डियक फेलियर में आपको दो ही काम करना है, पंपिंग बढ़ानी है और साथ में क्या करना है? सुन लो मेरी बात, हार्ट रेट बढ़ानी है, दो ही काम करना है। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी मायोकार्डियम की, तो साथ में पंपिंग भी बढ़ेगी। तो डिजोक्सिन हार्ट फेलियर में देते हैं क्योंकि ये क्या करता है बेटा? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन हार्ट रेट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए, डिजोक्सिन कभी भी हार्ट रेट को इफेक्ट नहीं करता।
सुनना, साथ में आपके सामने। लेकिन सर ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो डिजिटेलिस वाले ग्रुप में आता है। डिजिटेलिस जिसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड कहते हैं, उसमें डिजिटेलिस में 2 दवाइयां होती है, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। कौन होती है बेटा? डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। सर क्या क्या नाम बोले थे आपने? एक का नाम बोला था डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन सुनना बेटा, 2 कार्डियक ग्लाइकोसाइड जिसका नाम है डिजिटेलिस। क्या नाम है? डिजिटेलिस। डिजिटेलिस बोल दो, इसको क्या बोल दो बेटा? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। क्या बोल दो? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड में जो डिजिटेलिस है, इसमें 2 तरह की दवाइयां आती है अपने मार्केट में। एक का नाम है डिजॉक्सिन। क्या नाम है बेटा? डिजॉक्सिन। और एक का नाम होता है डिजिटॉक्सिन। क्या नाम है? डिजिटॉक्सिन। और टॉक्सिन कहां पर बनते हैं? लीवर में। तो कभी क्वेश्चन आ जाए डिजॉक्सिन क्या है? डिजॉक्सिन मेनली किसके थ्रू बाहर निकलता है? मेनली अर्थात मेटाबोलाइज बाई किडनी के द्वारा, अर्थात रीनल मतलब किडनी के द्वारा मेटाबोलाइज होता है। इसलिए यदि किसी पेशेंट को सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन किडनी फेलियर, यदि किसी पेशेंट की किडनी फेल है तो किडनी फेलियर पेशेंट को यदि डिजॉक्सिन चल रही है तो तुरंत बंद कर दो। सर डिजिटॉक्सिन क्या है? डिजिटॉक्सिन का मेनली मेटाबोलाइज बाई लीवर। किसके द्वारा मेटाबोलाइज होती है? लीवर में। सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लीवर फेलियर। जिस पेशेंट का लीवर फेल है उनमें कभी भी डिजिटॉक्सिन नहीं देना। इसका मतलब जिसकी किडनी फेल है उसको डिजिटॉक्सिन दे दो क्योंकि लीवर काम कर रहा है। जिसका लीवर फेल है उसको डिजॉक्सिन दे दो क्योंकि किडनी पर काम करती है। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है सर डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन किसके अंदर आता है? डिजिटेलिस जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो आइनोट्रोप्स में आता है। आइनोट्रोप्स का मतलब जो पंपिंग करते हैं। तो ये क्या काम करवाता है? पंपिंग करवाता है। हार्ट रेट को इफेक्ट नहीं करता, तो क्या करवाता है? पंपिंग करवाता है। सर क्या करवाता है? पंपिंग करवाता है। क्या करवाता है? पंपिंग। इसलिए अपन हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में, जो हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है उसमें अपन क्या देते हैं बेटा? डिजिटेलिस देते हैं, डिजॉक्सिन देते हैं। सर कई बार ये पंपिंग तो बढ़ाता है। मोस्ट कॉमन आइनोट्रोपिक ड्रग है, ओनली आइनोट्रोपिक ड्रग। सुनना बेटा, आइनोट्रोपिक का मतलब जो पंपिंग करवाते हैं। आइनोट्रोपिक ड्रग मेनली आइनोट्रोपिक ड्रग है विच गिवन ओरली। ओनली डिजॉक्सिन एक ऐसी है जो ओरली देते हैं, बाकी सब कैसे देते हैं बेटा? आईवी रूट से देते हैं। ओनली डिजॉक्सिन की बात कर रहा हूं, डिजॉक्सिन ओनली ऐसी है जो टैबलेट फॉर्म में आती है। ओनली आइनोट्रोपिक ड्रग है जो कैसे देते हैं बेटा? ओरली। मोस्ट कॉमन कभी क्वेश्चन आ जाए ये सर इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? सर इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया वोमिटिंग कराती है सर, नोजिया और वोमिटिंग कराती है। नोजिया वोमिटिंग के साथ में और क्या कराती है सर? और अरिदमिया कराती है। क्या कराती है बेटा? अरिदमिया। इसके ये कॉम्प्लिकेशन है, साइड इफेक्ट है। सर मोस्ट कॉमन कौन सा अरिदमिया कराती है? मोस्ट कॉमन अरिदमिया कौन सा कराती है? याद रखना, वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। क्वेश्चन आया हुआ है, जिस दिन आएगा तो आप ही आंसर दे पाओगे, किसी और नहीं दे सकता। बाइजेमिनी। तो मोस्ट कॉमन अरिदमिया किसके द्वारा? डिजॉक्सिन के द्वारा। कौन सा होता है बेटा? वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। सर क्वेश्चन कभी आ जाए कि सर डिजिटेलिस की वजह से, अर्थात इफ डिजिटेलिस इंड्यूस्ड अरिदमिया, यदि किसी को डिजॉक्सिन या डिजिटेलिस में दोनों आ गया, मतलब डिजॉक्सिन भी आ गई, डिजिटॉक्सिन भी आ गई। इफ डिजिटेलिस इंड्यूस्ड अरिदमिया हो जाए, यदि किसी को डिजिटेलिस की वजह से अरिदमिया हो जाए तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? याद रखना, लिग्नोकेन। क्या होगी बेटा? लिग्नोकेन। कभी आ जाए कि किसी को डिजिटेलिस इंड्यूस्ड अरिदमिया हो जाए तो उसका मोस्ट कॉमन अर्थात ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है बेटा? लिग्नोकेन। या लिग्नोकेन ऑप्शन में नहीं हो तो फेनिटोइन। लिग्नोकेन ऑप्शन में नहीं हो तो क्या दोगे बेटा? फेनेटोइन। क्या दोगे? फेनेटोइन। यस। चलिए अब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। सर अरिदमिया कराता है और कभी भी इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कभी भी ये हम किस में नहीं देते बेटा? यदि किसी की पल्स रेट, डिजॉक्सिन को साफ बोला जाता है आइनोट्रोपिक ड्रग है, जब भी काम करती है जब किसी की पल्स रेट 60 से ऊपर हो। कितने से ऊपर हो? 60 से नीचे वालों को डिजॉक्सिन नहीं देनी, वरना और ज्यादा मात्रा में सीवियर अरिदमिया करा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड ए नर्स टेक फर्स्ट व्हेन केयरिंग ऑफ ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग ए कार्डियक अरेस्ट? यदि किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा? इनिशिएट कार्डियक मॉनिटरिंग। भाई मॉनिटर लगा दो और देखती रहे आराम से, मजे आ रहे हैं।
कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है पेशेंट, या प्रोवाइड इंट्रावीनस एसेस, उसको आईवी लाइन डाल दे। तीसरा, एस्टेब्लिश इन द ओपन एयरवे, ओपन एयरवे या जिसे बोलते हैं अपन इंट्यूबेट करने की वो रखे, या ऑब्टेन ए पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग, या पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग लेके। तो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा बेटा, ओपन एयरवे। यदि कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है तो पहले उसका एबीसी मेंटेन करो। एबीसी मतलब पहले एयरवे मेंटेन करो, फिर ब्रीथिंग मेंटेन करो, और फिर उसका बाद में सर्कुलेशन मेंटेन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कोज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, 10 बार आ चुका है। सीरम हेपेटाइटिस किसे कहते हैं, हेपेटाइटिस बी को। लेकिन पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस कौन सा होता है बेटा, हेपेटाइटिस सी। याद रखना, हेपेटाइटिस सी इज द मोस्ट कॉमन आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 28, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मोस्ट कॉमन कॉज बताइए कोरोनरी आर्टरी डिजीज का दुनिया में। सीएडी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है बेटा, एथेरोस्क्लेरोसिस। होते तो सारे ही हैं, हाइपर यदि बीपी बढ़ेगा, लेकिन मोस्ट कॉमन कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो नैरोल्यूमेन होगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, एथेरोस्क्लेरोसिस द मोस्ट कॉमन कॉज। कई बार एग्जाम में आया है और स्टेट लेवल में तो इतनी बार आया है। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन। सर इंसुलिन का रैपिड इन्फ्यूजन क्या काम करता है? आप मेरा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट वाला चैप्टर पढ़ना, उसमें हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया पढ़ना। यदि किसी को हाइपरकैलेमिया हो जाता है तो मैं कहता था उसको इंसुलिन साथ में 5% डेक्सट्रोज दो। सर इंसुलिन क्या काम करता है, जो आपके ईसीएफ है, ईसीएफ में जो क्या है पोटेशियम है, उसको अंदर घुसा देता है और हाइपोकैलेमिया करा देता है। तो यदि किसी को तेज इंसुलिन दे दी तो क्या करवा देगा बेटा, हाइपोकैलेमिया। और यदि किसी को हाइपरकैलेमिया है तो इंसुलिन दो। इंसुलिन क्या काम करवाएगा, हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम की लेवल को कम करेगा। तो आंसर इज द रैपिड। यदि तेजी से इंसुलिन लगा रहे हो, यदि कोई पेशेंट डायबिटीज है और आपको इंसुलिन देने के लिए बोल दिया गया, तो हाइपोकैलेमिया का भी ध्यान रखो, उसके कैलेमिया पोटेशियम अर्थात केसीएल का सिरप साथ में दो कि कभी हाइपोकैलेमिया ना हो जाए इस वजह से। तो रैपिड इन्फ्यूजन हाइपोकैलेमिया कराता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टेस्ट विच इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर द मायोकार्डियल डैमेज। सबसे स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होता है मायोकार्डियल डैमेज, ट्रोपोनिन आई। बच्चे सब कोई बच्चा लिख देता सीकेएमबी फर्स्ट मार्कर है जो पता करता है, लेकिन जब बात आ जाए ना मोस्ट स्पेसिफिक, तो आंसर में क्या देना है, ट्रोपोनिन आई। तो बेस्ट आंसर क्या होगा बेटा, ट्रोपोनिन आई, जो मोस्ट स्पेसिफिक होता है मायोकार्डियल डैमेज। एमआई में सारे यहाँ पर है सीकेएमबी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोप टी सब होते हैं, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक वर्ड आ जाए तो कौन सा होता है बेटा, ट्रोपोनिन आई। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपकी बुक्स में गलत दिया हुआ था, इसका आंसर सीकेएमबी नहीं देना, आंसर क्या दोगे बेटा, ट्रोपोनिन आई इज द मोस्ट स्पेसिफिक मायोकार्डियल डैमेज। क्या होता है बेटा, ट्रोपोनिन आई। यस। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। सर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक मतलब लंबे टाइम से, ओटाइटिस मतलब कान का, ओटाइटिस वर्ड किसके लिए आता है, कान के लिए, कान का इन्फेक्शन, और मीडिया मतलब मिडिल ईयर, मतलब मिडिल ईयर का मतलब बेटा मिडिल ईयर, मीडिया मतलब मिडिल, तो मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है ओटाइटिस मीडिया। इसका कॉम्प्लिकेशन, यदि किसी ने ओटाइटिस मीडिया को ठीक नहीं किया तो क्या हो जाएगा बेटा, अक्यूट और क्रोनिक क्या हो जाएगा बेटा, मेस्टोटाइटिस, मतलब मेस्टोइड जो है, मेस्टोइड जो बोन है उसका इन्फेक्शन हो जाएगा, अक्यूट या क्रोनिक मेस्टोटाइटिस। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। सर इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस, नॉट। एएसओएम में इरिवर्सिबल नहीं होता, रिवर्सिबल ईयर लॉस होता है, जैसे ही सही करोगे वापस हियरिंग आ जाएगी। इन्फेक्शन तो हो ही चुका है ना यार, ओटाइटिस वर्ड तो तभी आया है, इन्फेक्शन हो चुका है, तो लास्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है बेटा, मेस्टोटाइटिस हो जाएगा। इंटरनल इंजरी, नॉट, मिडिल ईयर का है, इंटरनल ईयर से कोई मतलब नहीं है, ना कोई इंजरी करता है। क्वेश्चन नंबर 32, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ एनीमिया। सारे एनीमिया के साइन है पेशेंट में एक्सेप्ट एक को छोड़कर। स्किन येलो पड़ जाती है एनीमिया में, टैकीकार्डिया हो जाता है, डिस्निया और ऑन एक्सर्शन मतलब काम करने पर अर्थात डिस्निया पेनफुल रेस्पिरेशन होता है, या लेथार्जी। तो कौन सा ऐसा साइन एनीमिया का नहीं है? पहली बात सही बात है, हाइपोक्सिया होगा तो डिस्निया होगा, काम करेगा तो हाइपोक्सिया में टिश्यू डैमेज होंगे। दूसरा टैकीकार्डिया, यस एनीमिया के पेशेंट को टैकीकार्डिया होता है, यस टैकीकार्डिया होता है बेटा एनीमिया का पेशेंट। हाइपोक्सिया होगा तो जल्दी जल्दी से सांस भरेगी, टैकीकार्डिया। येलोनेस ऑफ द स्किन इज कॉल्ड जॉन्डिस। येलोनेस ऑफ द स्किन क्या कहलाता है बेटा, जॉन्डिस कहलाता है। तो एनीमिया के पेशेंट में येलोनेस ऑफ द स्किन नहीं दिखता, ब्लूनेस ऑफ द स्किन साइनोसिस देखने को मिलता है, लेकिन येलोनेस ऑफ द स्किन जॉन्डिस में देखने को मिलता है। लेथार्जी, यस पेशेंट आलसी होगा, बिल्कुल आलसी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत दिख जाए, आपको पीपीटी पे दिख जाएगा, और मैं थोड़ा कोशिश करता हूं आप लोगों को दिखाने की, अब दिख जाए तो देखो। क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये एक बेबी, एक बच्चा है और उसका चेहरा इस तरह से हो रहा है, इसे बोलते हैं इसको आपके सामने चेवोस्टिक साइन, क्या बोलते हैं बेटा? चेवोस्टिक साइन। चेवोस्टिक साइन कौन सा? चेवोस्टिक साइन। चेवोस्टिक साइन में क्या होता है? फेशियल मसल्स है वो हाइपोकैल्सीमिया में क्या हो जाती है बेटा? हाइपोकैल्सीमिया में मसल स्पाज्म हो जाता है, जिसे बोलते हैं चेवोस्टिक साइन। दूसरा, ये यहाँ पर आपको दिखाया है, एक हाथ है, हाथ पर बीपी का मीटर बंधा हुआ है, आपको पीपीटी में देखने को और अच्छे से मिल जाएगा। हाथ पर बीपी का मीटर बंधा हुआ है, बीपी के मीटर पर ये हाथ है, ये पेशेंट का हाथ है आपके सामने, और ये पेशेंट का हाथ आपके सामने है, और पेशेंट के हाथ पर क्या बंधा हुआ है? बीपी का मीटर बंधा हुआ है। ये बीपी का मीटर है, बीपी कफ है, बीपी कफ बंधा हुआ है। ये क्या बंधा हुआ है बेटा? बीपी का कफ बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है? बीपी कफ। तो हाथ इस तरह से, बीपी के कफ को 10 सेकंड रखने पर हाथ इस तरह से हो जाता है, इसे बोलते हैं कार्पोपेडल स्पाज्म। क्या बोलते हैं? कार्पोपेडल स्पाज्म। पेडल स्पाज्म, कार्पोपेडल स्पाज्म। यदि बीपी का सिस्टोलिक बीपी जो भी आपका है उससे 10 सेकंड के लिए, उससे 10 ऊपर रख ले, जैसे 180 आपका सिस्टोलिक बीपी आ रहा है तो 190 पे 10 सेकंड के लिए कप को रख ले, तो हाथ इस तरह से हो जाता है, कार्पोपेडल स्पाज्म। इसको बोलते हैं ट्राउसे साइन। क्या बोलते हैं? ट्राउसे साइन। ट्राउसे साइन दोनों किसमें देखने को मिलते हैं? ये दोनों साइन किसमें देखने को मिलते हैं बेटा? हाइपोकैल्सीमिया में। किसमें देखने को मिलते हैं? हाइपोकैल्सीमिया में। किसमें बेटा? हाइपोकैल्सीमिया। तो क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन देखो, कार्पोपेडल स्पाज्म या कार्पल स्पाज्म व्हेन, कार्पल मतलब हाथ का, स्पाज्म व्हेन द अपर आर्म इज कंप्रेस्ड टू कोच, अपर आर्म को थोड़ी देर कंप्रेस रखो, चाहे बीपी बांध के रखो, चाहे कैसे भी रखो। कोच इस्चेमिया ड्यू टू द नर्व डिस्टली इज द होमन साइन। ट्राउसे साइन इसको बोलते हैं बेटा ट्राउसे साइन। चेवोस्टिक साइन फेस वाले पे बोलते हैं, जिस पर फेशियल मसल जो है उनका अर्थात क्या हो जाना बेटा? स्पाज्म खा जाना। तो आंसर सब चेवोस्टिक लगा देते हैं, आंसर क्या है बेटा? ट्राउसे साइन। यदि ऐसे आ जाए कार्पल स्पाज्म तो ट्राउसे, और चेहरा को दिखा दे, दोनों किसमें देखने को मिलते हैं? हाइपोकैल्सीमिया में। किसमें देखने को मिलता है? आपके सामने दोनों की दोनों किसमें देखने को मिलते हैं साइंटिस्टों? हाइपोकैल्सीमिया में। किसमें? हाइपोकैल्सीमिया में। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन कहता है द बिनाइन ट्यूमर ऑफ द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का बिनाइन ट्यूमर क्या कहलाता है? बिनाइन ट्यूमर मतलब ब्लड वेसल की छोटी छोटी, आपको बता दूं ज्यादातर ऐसे पाया जाता है ब्लड वेसल्स का, यहाँ पर छोटा छोटा अर्थात, लेकिन कोई दिक्कत नहीं देता, बिनाइन ट्यूमर है, एक जगह है ब्लड वेसल का छोटा छोटा ट्यूमर, इसे बोलते हैं बेटा आपके सामने हेमेंजियोमा। क्या कहलाता है? हेमेंजियोमा। कई पेशेंट्स में हेमेंजियोमा बर्थ मार्क के रूप में भी होता है। यदि पूछा जाए बर्थ से होता है, बर्थ मार्क के रूप में वो लिखते हैं लोग अपना जैसे कोई फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म पे पूछते हैं कि तुम्हारी बॉडी का कोई बॉडी मार्क लिखिए, तो लोग लिखते हैं कि मेरे राइट हैंड पे हेमेंजियोमा है, क्योंकि ब्लड वेसल का क्या है बेटा? आप हेमेंजियोमा बोलते हैं। ब्लड ट्यूमर ऑफ द ब्लड वेसल का ट्यूमर क्या कहलाता है? हेमेंजियोमा। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम पटका है, ये हेमेंजियोमा है, हाथ के ऊपर छोटे छोटे ब्लड वेसल का, कोई दिक्कत नहीं देता, ऐसे छोटी छोटी ब्लड वेसल स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, और इसे क्या बोलते हैं बेटा? आपके सामने क्या बोलते हैं साइंटिस्टों? इसको बोलते हैं बेटा हेमेंजियोमा। क्या बोलते हैं? हेमेंजियोमा। कुछ लोग तो इसको बॉडी मार्क के रूप में काम में लेते हैं, जैसे आप लेते हो कि हमारे यहाँ पे तिल हो रहा है, मोल हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है तो बर्थ मार्क के रूप में काम लेते हैं, या कोई कट लगा हुआ है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 35 पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब। दोनों की दोनों लोअर लिम्ब का पैरालिसिस किस नाम से कहलाता है? पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। अभी बनेश सर का सेशन आएगा, मनीष सर आपको चारों वर्ड का मतलब बताएंगे, आपको मैं नहीं बताना चाह रहा क्योंकि वो बताएंगे। तो बोथ लोअर लिम्ब का पैरालिसिस, बेटा लोअर लिम्ब का दोनों की दोनों रुक जाए तो उसको बोलते हैं पैराप्लेजिया। क्या बोलते हैं? पैराप्लेजिया। क्या बोलते हैं? पैराप्लेजिया। एक हाथ पैर रुक जाए तो मोनोप्लेजिया, चाहे एक हाथ रुके या एक पैर रुके, एक पार्ट रुक जाए तो मोनोप्लेजिया, एक तरफ का पार्ट रुक जाए हेमीप्लेजिया, और चारों हाथ पैर रुक जाए तो क्वाड्रिप्लेजिया। तो दोनों लोअर लिम्ब रुक गए, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पैराप्लेजिया। क्या बोलते हैं? पैराप्लेजिया। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ वंस ओवन हार्ट बीट। एक पर्सन को, अभी अपन बैठे हैं, अपने हार्ट बीट अपन को पता ही नहीं चल रही, अपन बढ़िया है, लेकिन अभी तुम बैठे बैठे एकदम से किसी टेंशन में हो और हार्ट बीट आपको बाहर तरफ सुनाई देने लग जाए, हार्ट धक धक कर रहा है, इसका मतलब इसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं? आपकी बॉडी में क्या हो गए बेटा? पाल्पिटेशंस। क्या हो गए? पाल्पिटेशंस। क्या होते हैं? अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ द, एक पर्सन को अपनी हार्ट बीट बुरी लगने लग जाए या सुनाई देने लग जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पर्सन को पाल्पिटेशन होता है, जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस प्रोपेनोलोल होती है। क्या होती है बेटा? प्रोपेनोलोल। टेकिकार्डिया क्या होता है? हार्ट रेट का बढ़ना। नोट अनप्लीजेंट अवेयरनेस, इसमें हार्ट रेट तो बढ़ी है लेकिन अनप्लीजेंट, बाहर आवाज आ रही है यार, पाल्पिटेशंस। डिस्निया, पेनफुल रेस्पिरेशन, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट का कम होना। क्वेश्चन नंबर 37 द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन इंक्लूड ऑल। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन के लिए
इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, नॉन मॉडिफाइबल का मतलब जिसको आप बदल नहीं सकते हो। इनमें चार में से तीन चीज ऐसी है जिनको नॉन मॉडिफाइबल, जिनको आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको बदल सकते हो। सारे के सारे नॉन मॉडिफाइबल है एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़कर एज। जिस पेशेंट की एज है उसको बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते। जेनेटिक फैक्टर मेरे माता पिता से जो है मैं बदल सकता हूं, नहीं बदल सकता। ओबेसिटी, यस, ओबेसिटी इज द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जो बीपी के लिए जिम्मेदार तो होता है, लेकिन ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। हमारे हाथ की बात है कि हम सेक्स को, क्या हम मेल, सेक्स मतलब मेल या फीमेल को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तो मॉडिफाइबल जिस फैक्टर कौन सा है बेटा आपके सामने, ओबेसिटी। सारे नॉन मॉडिफाइबल है एक को छोड़कर जो है ओबेसिटी। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू मीनिंग ऑफ द टर्म हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया वर्ड का मतलब क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या होता है? इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये कहलाता है बेटा हाइपरग्लाइसीमिया। यदि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा तो ये कहलाएगा हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरा, इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रॉल इमिया, हाइपर कोलेस्ट्रॉल इमिया। तीसरा, इंक्रीज पोटेशियम लेवल, यस, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया। और चौथे नंबर पे इंक्रीज यूरिन सोडियम लेवल, इसको बोलते हैं नेट्री यूरिया। सुनना बेटा, इंक्रीज सोडियम लेवल यूरिन में बढ़ रहा है तो नेट्री, हाइपर नेट्री यूरिया, क्या बोलेंगे? हाइपर नेट्री यूरिया। यूरिया मतलब यूरिन में, हाइपर नेट्री, नेट्री वर्ड किसके लिए आता है? सोडियम के लिए, यूरिया। तो आंसर इज द सी, आंसर इज द सी। 39 नंबर का क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक यूज वाइल परफॉर्मिंग चेस्ट फिजियोथेरेपी। Which one of the following is not a manual mobilization technique used for performing chest physiotherapy? यदि कोई पर्सन चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए जा रहा है, मतलब छाती में कफ जमा हुआ है, चेस्ट फिजियोथेरेपी कराने जा रहा है, तो उसमें कौन सा मैनुअल मोबिलाइजेशन नहीं, मतलब हाथ से, मैनुअल मतलब हाथ से। कफिंग, बिल्कुल कफिंग करना है। कफिंग मतलब कौन सा मैनुअल मोबिलाइजेशन नहीं है जिसकी वजह से जो कफ है वो बाहर आए। चेस्ट फिजियोथेरेपी में कफिंग, बिल्कुल कफिंग करवाना है, पीछे पीठ को थपथपाना है, कफिंग करवाना है। जितना कफ करेगा उतना बढ़िया है। क्लैपिंग, क्लैपिंग का मतलब क्लैपिंग, क्लैपिंग का मतलब ताली बजाना नहीं, एक हाथ आपका और दूसरा उसकी छाती, तो फॉरवर्ड आगे से भी और पीछे से भी पीठ को थपथपाना है। तो क्लैपिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द चेस्ट फिजियोथेरेपी। परकसन, यस, परकसन करना है आपको, धीरे धीरे टैप करना है ताकि ये भी पार्ट है, लेकिन वाइब्रेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द, वाइब्रेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द चेस्ट फिजियोथेरेपी का पार्ट नहीं है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है जो अच्छे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमएसएन सीरीज 1 का लास्ट क्वेश्चन आपका, आप सुन ले बेटा। विच पल्स इज पाल्पिटेड टू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ द सीपीआर। आप सीपीआर दे रहे हैं और सीपीआर की बेस्ट, आप अच्छी सीपीआर दे रहे हैं तो इसका मतलब पल्स रेट बढ़ेगी। पल्स रेट बढ़ेगी तो उसको पल्स को पाल्पेट करने की बेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? कैरोटिड आर्टरी। कौन सी बेटा? कैरोटिड आर्टरी। विच पल्स इज पाल्पेटेड टू सी द इफेक्टिवनेस। सीपीआर की यदि अच्छे से सीपीआर आप दे रहे हो, 3:1 रेशियो में आप दे रहे हो, तो उसका बेस्ट देखने का तरीका आपके सामने क्या होता है बेटा? कैरोटिड पल्स। क्या दोगे बेटा? कैरोटिड। आप कौन सी पल्स देखोगे? कैरोटिड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टुडेज आपके सामने हमेशा जब भी आप देखते हो, आप सभी को ये तो पता है ना, साइंटिस्टों, आप सभी को पता है ना कि ये वीडियो आपको शाम की टाइम मिलता है, इवनिंग टाइम पर। आप इसको बार बार 6 महीने तक कितनी बार भी देख सकते हो, आप सभी को पता है। 6 महीने तक कितनी बार भी देख सकते हो आप इन वीडियोज को, जितने भी वीडियोज आपको। दूसरी बात, आपको आपके कंटेंट के अंदर सारे वीडियो आपको दिखेंगे। यदि 110 वीडियोज भी हैं तो आपको दिखेंगे। यस, थैंक यू। यस, पढ़ते रहिए और नाम रोशन करिए।